हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम 31 जुलाई 2023 की हिंदू एनालिसिस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी टॉपिक आज हम करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है 2 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट एयर ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक कोकोस आइलैंड। किस तरह से जो इंडिया की एयरक्राफ्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड पे गई है उसके बारे में यहाँ डिस्कस की जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की रिलेशन के बारे में समझाऊंगा, जो कि जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे है। दूसरा आपका आर्टिकल है रेलवे टू स्टडी रूट वायबिलिटी इंट्रोड्यूसिंग वंदे भारत ट्रेन। यानी कि जो वंदे भारत ट्रेन जो है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह होनी चाहिए, किस तरीके से आगे जो है हमें रूट में उनके क्या क्या वायबिलिटीज वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट किया जाएगा और उस सर्वे में जो है एक नए वंदे भारत मिशन को, मतलब ट्रेन को लॉन्च करने की बात की जा रही है। नए तरीके से जो वंदे भारत ट्रेन होगी अब नई तरीके से लॉन्च होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग वंदे भारत ट्रेन के बारे में भी थोड़ी डिटेल में बात कर लेंगे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीएस 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जीएस 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो तीसरी आर्टिकल है वो पीएसएलवी पुट 7 सैटेलाइट इन ऑर्बिट 4 मोर मिशन दिस ईयर। क्या बताया जा रहा है, जो पीएसएलवी ने क्या किया है, 7 सैटेलाइट को ऑर्बिट में कल पुट किया है। ठीक है, जो आपके सीरी हरिकोटा से, उसके बारे में ये आर्टिकल है। और साथ ही साथ इसमें बताया गया किस तरह से हम लोग की जो पार्टनरशिप है, जो प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा बात करूंगा आपके इसके रिगार्डिंग। ठीक है, जो कि आपके जीएस 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साइंस एंड टेक के लिए। अगला जो आर्टिकल है वो है सेमीकंडक्टर मिशन की नॉट लिमिटेड टू डोमेस्टिक डिमांड। यानी कि सेमीकंडक्टर के मिशन जो है वो किस तरीके से लिमिटेड नहीं हो पा रही है कि डोमेस्टिक डिमांड को कंप्लीट कर सके। ठीक है, इसके बारे में जयशंकर जी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और वहां पे G20 से क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि किस तरह से उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इस तरह से आइए ज्वाइन कीजिए। और सेमीकंडक्टर के मिशन के बारे में जो है हम लोग और भी डिटेल के बारे में जान लेंगे कि इंडिया की क्या स्टेटस है, क्या चैलेंजेस वगैरह है, इसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमारे जीएस 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे की अगर बात करें तो मिनिस्टर्ड आउट एक्ट नंबर इन द केस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। यहाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में जानेंगे कि क्या स्टेटस है हमारे इंडिया की में मैनुअल स्कैवेंजिंग की, क्या चैलेंजेस है, क्या वे फॉरवर्ड होनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब जो लास्ट आर्टिकल है वो इंश्योर है 5% कोटा है किसके लिए, डिफरेंशियल एबिलिटी स्टूडेंट के लिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह है वहाँ पे किस तरह से जो डिफरेंशियल एबल्ड जो स्टूडेंट है उनको किस तरह से कोटा नहीं मिल पा रही थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने क्या कहा है, यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही साथ डिफरेंशियल एबिलिटी जो एबल्ड जो स्टूडेंट है, डिफरेंशियल एबल्ड जो पर्सन है, उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके जीएस 2 और 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी जीएस 2 और 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है 2 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक कोकोस आइलैंड। कोकोस आइलैंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडिया की 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि विजिट किए हैं ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजिक कोकोस आइलैंड पे, उसके बारे में है। तो कोकोस आइलैंड को सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की मैप। तो यहाँ पे आपको कोकोस आइलैंड जो है ये दिख रहा होगा। ये जो है आपके लगभग लगभग कहाँ पे है, आपके वियतनाम के पास है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये इंडियन ओशन का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया की जो आइलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया इस पे जो है अपना कब्जा जमाता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो जाती है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या बात की गई है, जो इसमें बात की गई है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की रिलेशन जो है आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड हो, या आपके सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हो, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड हो, या इंडियन डायस्पोरा के रिलेटेड हो। हर किसी फील्ड में आप देख सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशन को कहीं ना कहीं मजबूत करने की बात की जा रही है। तो इसी के वजह से यहाँ पे एक इंडियन नेवी डॉर्नियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और एक इंडियन एयरफोर्स C-130 जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भेजा गया है, जिससे कि इंडिया और इंडिया की रिलेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत किया जाए। अगर हम बात करें, ये जो कोकोस आइलैंड है वो कहाँ पे है, सदर्न ऑफ इंडियन में है, जो कि किसके पास में है, आपके जो ऑस्ट्रेलिया के जो आपके मेरीटाइम स्ट्रेटेजिक मेरीटाइम और इंडोनेशिया के बगल में कहीं ना कहीं ये लाई करता है। और ये एक डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल सोर्स के लिए कंफर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ जो पॉइंट वगैरह है, यहाँ टाइम वगैरह मेरीटाइम चौक पॉइंट्स जो है पहले इस मंथ में किए जाते थे। ठीक है, और डिप्लोमेटिक के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट ये माना जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ऑस्ट्रेलिया और हम लोग इंडिया के टाइज की बात कर रहे हैं, तो
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टाइज हर एक फील्ड में आज के टाइम पे इंक्रीज हो रही है, जिसके वजह से इस तरह की जो है स्टेप्स वगैरह लिए जा रहे हैं, ताकि एयरक्राफ्ट वगैरह को वहां पे भेज के हम लोग जो है सैन्य अभ्यास को दिखा सके कि किस तरीके से हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी हो, ठीक है, उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेस एजेंसी के साथ इंक्लूड हो रहे हैं, चाहे जो कि इसरो के साथ मिलके अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से ऊपर हो, चाहे आपके सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, हर किसी फील्ड में कहीं ना कहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो है बातचीत चल रही है। अगर हम बात करें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस पहली बन जाती है इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी, यानी कि इंडो पैसिफिक की जितनी अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी, उतनी कहीं ना कहीं इनको इंक्लूसिव तरीके से, फ्री तरीके से और प्रॉस्पेरियस तरीके से इंडो पैसिफिक क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा, और जिसके कारण से यहाँ पे जो चाइना अपनी इन्फ्लुएंस रखने की काम करता है, उसको कहीं ना कहीं दबाया जा सकता है, और साथ ही साथ ट्रेड जो होगा वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिससे कि वो काउंटर कर सके किसको, चाइना के एक्शन को। ये कहीं ना कहीं एक गेटवे प्रोवाइड करता है पैसिफिक कंट्रीज के लिए, ठीक है, जैसे कि कॉर्पोरेशन देना, इंडिया की जो बेटर एक्सेस देना पैसिफिक आइलैंड पे, जैसे किरीबाती आइलैंड हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं इंजॉय करता है हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर देम, उन पे कहीं ना कहीं अच्छी इन्फ्लुएंस है, तो इसीलिए इंडिया को कहीं ना कहीं इनके लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बन जाती है ये गेटवे, जो पैसिफिक कंट्रीज वगैरह होती है, पैसिफिक कंट्रीज के एरिया में जो गेटवेज बन जाती है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, चाहे मैरीटाइम एक्शन के लिए हो, चाहे वो चाइना के एक्शन को कम करने के लिए हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फायदेमंद मिल जाता है इंडिया को। अगला है इंडिया की डायस्पोरा। इंडिया की डायस्पोरा की बात करें, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 6,19,614 जो पॉपुलेशन है कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया में आपके वो इंडियन ओरिजिन है, यानी कि एथनिसिटी रखते हैं किसकी, इंडिया की, जो कि कम से कम 2.8% है ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन की। तो इतनी बड़ी आबादी कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की डायस्पोरा को रखती है, तो इसका मतलब क्या है, उसके बीच में जो वर्किंग कंडीशन है कहीं ना कहीं दोनों की वर्किंग कॉर्पोरेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रखती है। चौथी चीज, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखने के लिए दोनों की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जरूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रूल कहीं ना कहीं लागू होते हैं, तो उन दोनों को इंपॉर्टेंस देने के लिए तो दोनों का कॉर्पोरेशन यहाँ पे जरूरी बन जाता है। जियो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, जैसे कि मैंने बताया इंडियन ओशियन पे, तो इंडियन ओशियन पे कहीं ना कहीं दो इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है, जो कि क्वाड का भी हिस्सा है, आप देख सकते हैं इंडिया और आपका ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना को पुशबैक करने के लिए हेल्पफुल करती है, अगर ये दोनों की मेंबरशिप अच्छी रही। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट है, मेंबरशिप ऑन न्यूक्लियर सप्लाई अभी जो हुआ था, ठीक है, उसमें भी हेल्पफुल जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाता है इंडियन ओशियन की तरफ, जिससे कि जो पूरी जो लिमिट है, जो भार है, वो इंडिया पे ना आके उन दोनों में बढ़ जाती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का यहाँ पे एक्टिव रोल हो जाता है, ताकि वो दोनों जो है आपके चाइना को काउंटर कर सके। ठीक है, अगला जो है एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर एलएनजी सप्लाई, ठीक है, जिसके वजह से इंडिया की जो करंटली हाईली कंसंट्रेशन इंपोर्ट सप्लाई है मिडिल ईस्ट से, कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए हेल्प करता है, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मिलती है, इसलिए टाइज वगैरह जरूरी है। डिफाइन चाइना, जैसे कि मैंने बताया कि चाइना की जो इन्फ्लुएंस है उसको पैसिफिक रीजन पे रोकना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का जो साथ होना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशन है, कॉर्पोरेशन है, वो किस किस एरिया में, डिफेंस के, जैसे मैंने बताया 2+2 की डायलॉग होती है, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2021 में हुई थी। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि अगर आपकी शिप अगर उनके कंट्री की तरफ जाती है और फ्यूल खत्म हो गया तो आप लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज वगैरह होती है, जैसे इंडिया ज्वाइंट मालाबार एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है, तो इस तरह के। और तालिस्मान सबरे एक्सरसाइज 2023 में जो कंडक्ट कराया गया था, इंडिया ने इनवाइट किया था कि इसमें आए आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइज वगैरह जो है की जाती है, मिलिट्री एक्सरसाइज। एजुकेशनल कॉपरेशन, जैसे कि मैंने बताया था गिफ्ट सिटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, फॉरेन इंस्टीट्यूशन को अलाउ किया गया था, 2 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को अलाउ किया गया था कि इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन जो है फील्ड में काम कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन देखिए, तो यहाँ पे दोनों कंट्री का जो बायलैटरल रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं ट्रेड है, वो यूएसडी डॉलर कितने पे पहुंच गया, 227.5 बिलियन तक पहुंच गया फाइनेंशियल 2021 तक। तो इन्होंने, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रखा है, जो कि 2022 से लागू हो रखा है, ठीक है, जिसमें
duty to zero on 96% of India export to Australia in value. That is 98% of tariff line and zero duty on 85% of Australia's export टू इंडिया. अगर ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करती है इंडिया से तो 85% का जीरो ड्यूटी पे लगेगा और इंडिया अगर करता है तो कहीं ना कहीं 96% तक ऐसा बताया गया है. सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में आप देख सकते हैं क्वाड के मेंबर है दोनों, ठीक है. और फर्दर ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट भी किया था 2020-21 के एडिशन में, जिसमें मालाबार एक्सरसाइज जो नेवल एक्सरसाइज है उसमें कहीं ना कहीं दोनों ने पार्टिसिपेशन किया था. अगर हम और किस फील्ड में देखें, एनर्जी के फील्ड में देख सकते हैं कि किस तरह से सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जो है दोनों कंट्री के बीच में हो रखा है, जो कि 2014 में साइन हुआ था. और 2022 की बात करें, इन्होंने कहीं ना कहीं इंटेंट न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात की थी, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी की है उसको क्या कर सके, कम कर सके और अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर एनर्जी और क्लीन हाइड्रोजन की तरफ दोनों जो है काम कर सके, ठीक है. मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन जैसे क्वाड में, कॉमनवेल्थ में और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में, आसियान रीजन फोरम में, एशिया पैसिफिक पैटर्न में, इन सब में किस तरह से इन दोनों का म्यूचुअल कॉर्पोरेशन जो है अभी बढ़ रहा है. अगर हम दोनों कंट्री की बात करें, कॉर्पोरेट करते हैं इन 5 इंटरेस्ट पार्टीज इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में. ऑस्ट्रेलिया की जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो क्या है, और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो कि सपोर्ट करता है इंडिया की मेंबरशिप को ऑर्गेनाइजेशन में. और आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई चेन रेजिलियंट में भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का किस तरह से कॉर्पोरेशन है, जिससे कि इंडो पैसिफिक में जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं रुके ना, स्मूथ तरीके से चलते रहे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड कहीं ना कहीं कोलेबोरेशन हो रखी है साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च में, ठीक है. दोनों ही कंट्री क्या करते हैं, 2021 में कंडक्ट किए थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकेथॉन, ठीक है, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो गगनयान स्पेस प्रोग्राम में भी कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट कर रहा है. पीपल टू पीपल टाइप, इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया इज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टैलेंटेड यंग पीपल, जिससे कि फ्यूचर स्किल को इनिशिएटिव किया जाए, दोनों एजुकेशन चाहे वो ट्रेनिंग हो हर किसी फील्ड में, ठीक है. कल्चरल कॉर्पोरेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की इंडिजिनियस पीपल जो है वो कस्टोडियन है ओल्डेस्ट कंटिन्यूअर कल्टिवेशन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपनी 29th कल्चरल सिग्निफिकेंस जो आर्टिफैक्ट है वो कहीं ना कहीं वापस किए हैं इंडिया को. ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने 29 कल्चरल सिग्निफिकेंट जो आर्टिफैक्ट है उसने इंडिया को वापस किए. अगर हम चैलेंजेस की बात कीजिए तो कोल माइन कंट्रोवर्सी, जो कि आप काफी ज्यादा सुने होंगे, अदानी कोल माइन जो प्रोजेक्ट है ऑस्ट्रेलिया की, उससे रिलेटेड वीजा इशूज, वीजा मिलने में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन कंसर्न वगैरह आ जाती है, तो इस वजह से इंडिया का स्टैंड जो है रसिया यूक्रेन क्राइसिस पे, ठीक है. जो ऑस्ट्रेलिया जो है क्रिटिसाइज करता है रसिया की इन्वेजन पे जो कि यूक्रेन के, लेकिन इंडिया जो है बैलेंस अप्रोच बनाने की बात करता है. कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है दोनों नेशन के बीच में जिससे कि इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, ये कहीं ना कहीं थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बनती है. चाइना का डिस्कंटेंट, चाइना जो है थोड़ी जो इन दोनों की कॉर्पोरेशन होती है उसके वजह से क्या हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और उसने कहीं ना कहीं जो आपके क्वाड की डायलॉग है उनको कहीं ना कहीं एक आसियान नाटो के रूप में पहचान बन रही है, जिससे चाइना का जो डिस्कंटेंट है वो इंडिया की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है. लैक ऑफ यूरेनियम सप्लाई, यूरेनियम सप्लाई भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना रही है. ऑस्ट्रेलिया जो है सेंट इट फर्स्ट यूरेनियम शिपमेंट टू इंडिया, बट दैट वाज साइटेड स्मॉल सैंपल ऑफ यूरेनियम ट्रांसफर प्योरली फॉर टेस्टिंग पर्पज. वायलेशन इंडियन डायस्पोरा की, अलग अलग जगह पे वायलेशन होना, खालिस्तान सपोर्ट वगैरह करना, ये चीज की जो चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल रहे हैं, ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं रेलवे टू स्टडी रूट वायबिलिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग वंदे भारत ट्रेन. क्या बताया जा रहा है, जो सीनियर रेलवे ऑफिशियल है उन्होंने वो कहीं ना कहीं एक कंडक्ट सर्वे करवाएंगे, जिससे कि ये पता लगाएंगे, जो रूट में एनालिसिस करेंगे, जो ट्रेन की हो या बसेस की हो जो सर्विस वगैरह दी जाती है उनको कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जो प्रीमियम वंदे भारत एक्सप्रेस है. इसमें जिस तरह की बात की जा रही है, जैसे कि जो रूट में आने वाली सारी बस की जो ऑपरेशन है, जो जिस रूट पे बस चलती है वहां पे अगर मान लीजिए वंदे भारत ट्रेन उस रूट से जा रही है तो वहां की ऑपरेबिलिटी को कहीं ना कहीं वो बताएगा. वहां पे जो वायबिलिटी है चाहे किसी तरह की भी, चाहे वो ट्रेवल में क्या फेयर है, क्या कंपेरिजन है, ट्रेवल टाइमिंग कितना है, रेलवे सेक्टर की क्या है अवेलेबिलिटी और मेंटेनेंस फैसिलिटी, ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड करने की बात की गई है, जिससे कि लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीजों को करने की. इससे क्या होगा, जो टाइम कंज्यूमिंग है वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो जाएगा और साथ ही साथ लोगों को सही जानकारी भी यहाँ से मिलेगी. अगर हम बात करें
यहाँ पे कि जो वंदे भारत ट्रेन की जो ऑब्स्टेकल है, सिंस वंदे भारत ऑपरेटेड स्पीड जो करती है वो 130 की स्पीड से चलती है, जिसके कारण से ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, वो मेंटेनेंस रखना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हैंडल करने की यहाँ पे बात की जा रही है। और साथ ही साथ जो इनोवेटिव तरीके हैं उसको वंदे भारत की जो प्रीमियम ट्रेन वगैरह जो लॉन्च की जाएगी, एक्सप्रेस वगैरह, उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की यहाँ पे बातचीत चल रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं वंदे भारत ट्रेन की क्या जरूरत है। देखिए हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे की, वो उसमें कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट कैपेसिटी है, तो उसकी कहीं ना कहीं डिमांड को बढ़ाने के लिए, पैसेंजर या फ्रेट ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इन कैपेसिटी को कम करने के लिए हमने क्या किया है, वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया है। ठीक है, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो हमारी पुरानी चीजें थी, रेलवे ट्रैक, ब्रिज वगैरह, वो कहीं ना कहीं पुरानी हो चुकी थी। अब जो है नई हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, वंदे भारत ट्रेन को इंट्रोड्यूस करवाया। एक्सीडेंट और डीरेलमेंट, जो एक्सीडेंट या डीरेलमेंट वगैरह होते हैं जिसके वजह से जो पहले से जो प्रोग्रामिंग फिक्स नहीं है, उसको कहीं ना कहीं सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इसमें एक्सीडेंट या डीरेलमेंट की चीज़ों को इंक्लूड किया गया, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह जो हो वो कम हो। ठीक है, तो इसी के लिए हमने वंदे भारत ट्रेन को इंक्लूड किया है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले चली थी वो कहीं ना कहीं पुरानी हो चुकी थी। लिमिटेड ऑटोमेशन, जो ऑटोमेशन जो पुरानी रेलवे वगैरह थी उनमें कहीं ना कहीं ऑटोमेशन जो था वो लिमिटेड था। क्लीनिंग और हाइजीनिक की प्रॉब्लम हो रही थी, जो इसमें मेंटेन की जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ अचीवमेंट की कि वंदे भारत ट्रेन आने से क्या हुआ, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा स्पीड से चलती है, जिससे कि हम लोग का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर बात कीजिए इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे कोई भी बाहर की कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारी कंट्री में ही इसको जो बनाए जाते हैं। जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, जो कि प्रमोट करता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, जिसमें कि हम लोग खुद ही इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, हम लोग वंदे भारत ट्रेन में टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिससे कि जो लोगों को टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले, इनके फीचर्स के बारे में, पैसेंजर को कंफर्ट भी और सेफ्टी भी महसूस करें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, स्टेट ऑफ आर्ट पैसेंजर और ऑटोमेटिक डोर वगैरह, इस सबको इंक्लूड किया गया है। नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिले, ताकि हमें एक नई पहचान मिले कि हमारी जो कोई भी अगर टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो हमारे रेलवे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अजीब सा लगता है, तो इसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन और नेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, व्हाट इज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ वंदे भारत ट्रेन, ये कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा हमारी टूरिज्म को, लोकल इकोनॉमिक को। ठीक है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें जो रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन को किसी तरह से कम किया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, कल्चरल एक्सप्लोरेशन करेगा, एनर्जी एफिशिएंट करेगा। आप ये सब देख सकते हैं किस तरह से एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह को यहाँ पे बढ़ाएगा। कल्चरल एक्सप्लोरेशन जो है यहाँ पे हमारी जो आपको पता है थीम ट्रेन वगैरह चलाई गई है, या फिर जैसे यहाँ से दिल्ली टू कटरा वगैरह ट्रेन वगैरह चली गई है, तो कल्चरल एक्सप्लोरेशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। ठीक है, जो हेरिटेज साइट है वहाँ पे कहीं ना कहीं घुमाने के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इंप्रूव होगी पैसेंजर की एक्सपीरियंस, किस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि वाईफाई कनेक्टिविटी, जीपीएस सेटिंग, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन, मॉड्यूलर टॉयलेट, एग्रोनॉमिक सेटिंग, ये सब चीज़ें जो है फीचर जो है लोगों को मिलेगा, जिससे कि पैसेंजर की एक्सपीरियंस जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पीएसएल भी पुट 7 सैटेलाइट इन ऑर्बिट, 4 मोर मिशन दिस ईयर। क्या बताया जा रहा है, पीएसएल ने क्या किया है, सिंगापुर की जो 7 सैटेलाइट है उसको कहीं ना कहीं लॉन्च किया है, जिसमें एक अगर बात की जाए डीएसआर एंड और जो 6 अदर सैटेलाइट को क्या किया है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि हमारी जो पार्टनरशिप है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंक्रीज हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं, इंटरनेशनल रिलेशन को भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है, जिससे कि जो अलग अलग कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन कर रहे हैं वो अलग अलग फील्ड में, चाहे वो स्पेस के फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक का फील्ड हो, चाहे वो ट्रेड का फील्ड हो, हर किसी फील्ड में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हो रही है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फिर जो टूरिज्म की फील्ड हो उसको क्या कर सकते हैं, इनहेंसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों कहीं ना कहीं आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसमें एक पब्लिक पार्टनरशिप का भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि आज जो बाकी कंट्रीज कर रही है जिसमें प्राइवेट प्लेयर की इंपॉर्टेंस जो है इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिया भी उसी फील्ड में लगा हुआ है कि वो अपनी जो स्पेस फील्ड हो या फिर प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट हो उसको किस तरह से इंक्रीज किया जाए, इसके ऊपर भी बातचीत जो है चल रही है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। चलिए
आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर मिशन नॉन लिमिटेड टू डोमेस्टिक डिमांड। क्या बताया जा रहा है, जो सेमीकंडक्टर का जो हम अभी मिशन चला रखे हैं वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये जयशंकर जी क्या कर रहे हैं कि इस तरह की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, उसमें कहीं ना कहीं ये अर्ज कर रहे हैं कि जो हमारी इंडिया कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे हैं वाइड वेराइटी ऑफ एंगेजमेंट ऑफ बिटवीन इंडिया एंड क्वाड पार्टनर को, जिससे कि वो क्या कर सके, सेमीकंडक्टर की मिशन जो है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड को पूरी नहीं कर रहे, तो इसको ग्लोबल रिक्वायरमेंट को कहीं ना कहीं फुलफिल करने के लिए हमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रेड वगैरह को इनहेंस करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह को, टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को या डोमेस्टिक डिमांड को हम लोग क्या कर सके, इनहेंस कर सके, और साथ ही साथ हम लोग क्या कर सके, बाहर की जो सप्लाई चेन है उसको वो भी डिस्टर्ब ना हो, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि इंडिया जो बात कर रहा है सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन की बात कर रहा है, इंडिया जो चाहता है कि अपनी जो सेफगार्ड है, जो इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी और इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं बनाए रखे, जिससे कि सप्लाई चेन जो है वो नुकसान ना हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मिनरल सिक्योरिटी है उसकी पार्टनरशिप ज्वाइन किया है जून में। इंडिया ज्वाइन 14 मेंबर ग्रुपिंग लेड यूएस अटेम्प्ट विद इंगेजिंग सेक्टर, जो इमर्जिंग सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसमें कहीं ना कहीं आपको पता है जैसे चिप वगैरह कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जुड़ने के लिए सेमीकंडक्टर की हमारी रिक्वायरमेंट जो है उसको बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमें बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करने की इस टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जो सेमीकंडक्टर क्यों नहीं चल पा रहा है उसका रीजन है बहुत सारी जो चैलेंजिंग है, जैसे ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कम फुलफिल होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट उतनी हो नहीं पा रही है क्योंकि हम लोग जो प्राइवेट प्लेयर है कहीं ना कहीं इंक्लूडमेंट जो है उनकी कम है। ठीक है, तो हमें मल्टी बिलियन ऑफ डॉलर्स नीडेड जरूरत पड़ेगी जिससे फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ रॉ वाटर टू वाटर अल्ट्रा हाई प्योरिटी, ये सारी चीज़ जो है कॉस्टली होती है, और कॉस्टली होती है तो इनको अफोर्ड करना पड़ना पूरी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होता है। ठीक है, वाटर और इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जो सप्लाई वगैरह है वो कहीं ना कहीं लार्ज अमाउंट भी जरूरत पड़ती है, और इनको कहीं ना कहीं फुलफिल करने में और साथ ही साथ कूलिंग करने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, और इनके लिए टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मायने रखती है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहीं ना कहीं होगी तो ये इंपॉर्टेंस को क्या हो जाएगी, और ज़्यादा मिल जाएगी, इनकी इंपॉर्टेंस जो है ज़्यादा हो जाएगी। टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटिव, आज के टाइम पे जो सेमीकंडक्टर चिप है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी स्किल से और ज़्यादा हायर होती जा रही है, और हम क्या कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिचुएशन जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और ज़्यादा बन रही है। ठीक है, इनएडुकेट लॉजिस्टिक होने के कारण से, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर वेस्टेज होने के कारण से, तो ये प्रोडक्शन में क्या कहती है, बुरा असर डालती है। ठीक है, इंटरप्शन जैसे क्वालिटी इलेक्ट्रिकल सप्लाई, कोविड-19 वगैरह जिस तरह की आ जाती है। ठीक है, रसिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट, तो ये क्या करती है, ये कहीं ना कहीं सेमी कंडक्टर की जो आपकी रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई को कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं डिसरप्ट करते हैं। तो इंडिया ने इसके लिए क्या किया इनिशिएटिव लिया, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम चलाया, जिसमें ये प्रोवाइड करेगा 10 बिलियन की फिजिकल सपोर्ट को या नॉन फिजिकल मेजर्स को, जिसमें सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है उसका एम क्या है कि प्रोवाइड करना अट्रैक्टिव इंसेंटिव, जिससे कि कंपनी आए और यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जो फैब्रिकेशन है या डिस्प्ले फैब्स है या कंपाउंड सिलिकॉन वगैरह है वो सब क्या करें, यहाँ सेटअप करें, यहाँ पे डिजाइन करें। ठीक है, इंडिया के सेमीकंडक्टर की मिशन जो है वो सेटअप किया गया था इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन के रूप में, जिसमें डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो होगी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है मिलेगा, इस तरह की बात की गई थी। प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव को इसमें जोड़ा गया, जिससे कि गवर्नमेंट जो है कुछ आप अगर इंसेंटिव वगैरह दोगे, जैसे अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो इंसेंटिव वगैरह जो है इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं मिनिस्ट्री डाउट ऐप नंबर ऑफ केसेस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को क्या किया गया था, 2013 में ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसकी फिर भी ये बताया जा रहा है कि जो ऐप लॉन्च करवाया था किसके कहने पे, आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कहने पे, तो उसमें बताया गया जो ऐप में 6253 जो है मैनुअल स्कैवेंजर को जो है वो नोटिफाई किया गया, लेकिन वो जो डाटा मिला है वो एक्चुअली में रियल है या नहीं है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। अब यहाँ पे जो बताई जा रही है कि हमने तो पहले 2013 में ही रिहेबिलिटेशन कर दिया था, लेकिन फिर भी ये चल रहा है, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। जो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो उसने भी कहीं ना कहीं 5800 हैव बीन आइडेंटिफाई किया है कंट्री में, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है कि किस तरीके से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को बंद कर रखा है, फिर भी ये हमारी कंट्री में अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि 551 डिस्ट्रिक्ट जिसमें
766 डिस्ट्रिक्ट में से 551 जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहीं ना कहीं मैनुअल स्कैवेंजर से फ्री है। और उसमें अगर बात की जाए कंफर्म जो किए हैं, अवेटेड रखे हैं, जो 215 अभी भी अवेटेड है कि वहाँ पे कम्प्लीटली हुए हैं या नहीं है। अगर हम उन स्टेट की बात करें, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और त्रिपुरा, ऐसे सब स्टेट ने क्या किया, हमने जो फ्री मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको पूरी तरह से हटा दिए हैं। इस तरह की जो है बात किए जा रहे हैं। और मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है, ये वो होते हैं जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग क्लीनिंग करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, डिस्पोज ऑफ वुमेन ह्यूमन एक्सक्रिएट को, जो ह्यूमन की जो एक्सक्रिएट है या वेस्ट मटेरियल है, जो लैट्रिन वगैरह है, उसको साफ सफाई करने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था 1993 में, लेकिन पूरी एक्चुअली में इसको जो ऑपरेशन में ला गया था 2013 में जो है इसको मिशन मोड पे फिर से स्टार्ट कर दिया गया ताकि इनको पूरी तरह से खत्म किया जाए। ठीक है, अगर बात की जाए, ये बात की जा रही है कि कास्ट बेस्ड जो है ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनता है। एक्चुअली में यहाँ पे गवर्नमेंट जो स्टैंड ले रही है कि ये कास्ट बेस्ड नहीं है, एक्चुअली ऑक्यूपेशन बेस्ड है, क्योंकि लोगों को ऑक्यूपेशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो इस काम में जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये डाटा हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 की बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि लोगों को इक्वली प्रोटेक्शन मिलना चाहिए हर एक लॉ में, चाहे वो कोई भी काम करे तो उनमें इक्वली प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी का कूड़ा कोई भी उठा रहा है। आप गांधी जी की कोट भी यहाँ पे लिख सकते हो कि काम जो है अपना काम स्वयं करना चाहिए। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 23 प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, ये जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड जो है मिलते हैं। अगर लीगल प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन इंप्लॉयमेंट मैनुअल स्कैवेंजिंग रिहेबिलिटेशन एक्ट 2023 लेजिस्लेटिव में लाया गया था, जिसका एम था पूरी तरह से एलिमिनेट करना या प्रोहिबिट करना जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को। ठीक है, जिससे कि एनीवन मैनुअल स्कैवेंजिंग ऑल्सो प्रोहिबिटेड, एनीवन कंस्ट्रक्ट या मेंटेन करता है इन सैनिटरी लेटरिन को, तो उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से रोका जाए। अगर हम बात करें क्या रीजन है, तो सबसे पहले तो इनएफिशिएंट सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम। अगर रीजन की बात करें कि क्यों ये मैनुअल स्कैवेंजिंग इम्प्लीमेंट हो रही है, इंडिया में जो म्यूनिसिपल है वो पूरी तरह से मशीन लेटेस्ट मशीन का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, क्योंकि उतनी एडुकेट अमाउंट नहीं मिल पाती है, जिससे की वजह से वो क्या करती है, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग करने में प्रॉब्लम फेस करती है, मैनुअल स्कैवेंजिंग करने में उनके लिए भारी पड़ जाता है। ठीक है, और अनस्किल लेबर होना, जिसकी वजह से उनको कोई काम नहीं मिलना, जिससे वो डेली वेजेस को कम कर सके और वो भी इस काम में लग जाते हैं। कास्ट बेस्ड सोशल हायरार्की, कुछ कास्ट की सोशल हायरार्की बन रखी है जिससे कि वो इस काम को करेंगे एक्चुअली में, तो इसकी वजह से कुछ लोग भी इसमें लगे रहते थे, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सोशल स्टिग्मा कंट्रीब्यूट करती है कंटिन्यूएशन मैनुअल स्कैवेंजिंग को, जिसका मतलब है आप एम्प्लॉयमेंट करोगे मार्जिनल कम्युनिटी। ठीक है, जो छोटे मोटे कम्युनिटी, जो मार्जिनल कम्युनिटी होती है वो कहीं ना कहीं इनमें एम्प्लॉयमेंट में लग जाते हैं, कोई उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इस वजह से ये लग जाते हैं। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजर को कहीं ना कहीं साइकिल ऑफ पॉवर्टी और एक्सक्लूजन में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की स्टेप्स वगैरह लेते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की बात करें, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है 2014 में कि आप कोर्ट मैंडेटेड टू गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल हु डाइज वर्क सिंस 1993 प्रोवाइड 10 लाख ईच, यानी कि आप आइडेंटिफाई करिए कि आपने 1993 में बंद तो किया था, लेकिन अब उससे डेथ हो रही है, तो वो जो डेथ हो रही है उसको क्या करोगे, आप 10 लाख की जो है कंपेंसेशन दोगे। रिहेबिलिटेशन एफर्ट, जिसमें पे आउट एंड सब्सिडी देने की बात कीजिए, जिसमें 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर को आइडेंटिफाई किया गया था, और वन टाइम कैश पेमेंट जो 40,000 जो है हर एक को दिया गया था, और लगभग 2200 मैनुअल स्कैवेंजर को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड किया गया था। इसको मैंने पहले भी आपको आर्टिकल में समझाया था। सब्सिडी और लोन्स वगैरह भी अवेलेबल करवाया गया था, जिससे कि ये अपनी बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सके, और इनकी जो ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट करना मैनुअल स्कैवेंजर को पूरी, जिससे कि डेथ ना हो, इस चीज़ को भी इंश्योर करना था। साथ ही साथ इन्होंने नमस्ते स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें रिहेबिलिटेशन किया जाएगा मैनुअल स्कैवेंजर को, जैसे 100% जो मैकेनिज्म सिविल वर्क जो होगा, सीवर की जो काम होंगे वो पूरी 100% मैकेनाइजेशन की तरीके से होगा। और 2023-24 में भी यूनियन बजट में लैक ऑफ स्पेसिफिक एलोकेशन दिया गया था, रिहेबिलिटेशन स्कीम में एलोकेट किया गया था 100 करोड़ रुपए नमस्ते स्कीम को। नमस्ते स्कीम जो है आज के टाइम पे आइडेंटिफिकेशन और प्रोफाइलिंग हो जाती है सभी सेफ्टी टैंक्स वगैरह वर्कर के लिए, जिससे कि वो अपनी ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग या सेफ्टी इक्विपमेंट के इस्तेमाल करके यहाँ पे जुड़ सके, और साथ ही साथ इनको हेल्थ इंश्योरेंस देने की भी बात की गई थी आयुष्मान भारत के स्कीम के अंडर में। अगर और रिलेटेड स्कीम की बात करें, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, स्वच्छ अभियान ऐप, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी, इन सब चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया गया। चलिए आगे बात करते हैं।
हाई कोर्ट ने क्या किया है, इंश्योर किया है कि 5% कोटा जो है आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल एबल्ड स्टूडेंट को जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिया जाएगा। देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी ने क्या किया, कुछ बच्चों को जो है डिफरेंशियल लेवल है उनको कोटे के तहत एडमिशन नहीं लिया, तो जिसकी वजह से उन्होंने पीआईएल फाइल किया हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहीं ना कहीं सेंटर और आपके गवर्नमेंट को भी आदेश दिया और प्लस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी आदेश दिया कि आप 5% का जो कोटा है वो डिफरेंशियल लेवल स्टूडेंट को कहीं ना कहीं प्रोवाइड कीजिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है वो किसके अंडर में काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क क्या बना हुआ है, आर्टिकल 41, ठीक है, जो कि 7th शेड्यूल में है, 7th शेड्यूल में जो कि रिलीफ और डिसेबिलिटी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आपके डिसेबल लोग होते हैं अनएम्प्लॉयबल, उनको कहीं ना कहीं स्टेट में 7th शेड्यूल में ऐड किया गया। आर्टिकल 41 डीपीएस में भी इसके बारे में जिक्र किया गया। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओल्ड एज हो गया, सिकनेस हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, विद इन लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिकल कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट भी इनके अंदर किया जाएगा। अगर हम इश्यूज की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन, इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम इनसे होती है, ठीक है, एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और लैक, और उसके बाद लैक इम्प्लीमेंटेशन, ये सब क्या है। देखिए डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत तरह की जो पर्सनल डिसेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं, उनकी जो राइट्स होती है वो उनको ठीक तरीके से नहीं मिल पाते हैं उनको, जिसके कारण से डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो गर्ल्स और वुमेन्स को होती है, जो हायर रिस्क एक्सपीरियंस करती है सेक्सुअल या अदर जेंडर बेस्ड वायलेंस के। अगर हेल्थ की बात करें, इनको कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटी ठीक तरीके से नहीं मिल पाती है, ठीक है, जहाँ पे ये जा सके, क्योंकि यहाँ हर जगह तो हम लोग खोल मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इनके लिए कंडीशन जो है जिससे इनको मैल न्यूट्रिशन वगैरह, एक्सीडेंट या इंजरीज वगैरह जो है ज़्यादा फेस करने को मिलती है, ठीक है, और ये सबको कहीं ना कहीं हमें कम करना चाहिए। इसके लिए हमें फैसिलिटीज़ वगैरह को, हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह को इंक्रीज करना पड़ेगा। एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट, स्कूल में जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं टीचर को ट्रेन नहीं किया जाता उस तरीके से, एजुकेशन मटेरियल उस तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं जो डाटा वगैरह है वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती है, जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि डिसेबिलिटी पीपल कितने हैं कितने नहीं है, उसके बारे में पूरी प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से वोटिंग प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं कम होती है। और हम लोगों ने आज के टाइम पे जो ब्रेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको कहीं ना कहीं ठीक तरीके से अडोप्ट नहीं किया है पूरी तरीके से, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती है। लैक्स इम्प्लीकेशन, जो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव वगैरह है उनको ठीक तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, उन लोगों के पास नहीं पहुँच पाता है, जैसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन वगैरह जो हमने गवर्नमेंट ने बना रखा है, इंस्ट्रक्शन ऑल मिनिस्टर को, जिसमें सभी मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो एक्सेसिबल चीज़ें बनाए, बिल्डिंग जो भी आप बनाओगे तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से राइट्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में, जिसमें ये बताया गया है कि जो रिजर्वेशन है पर्सन की डिसेबिलिटी की, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब और हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं उनको कुछ कोटा जो है मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत सारी पोस्ट जो होती खाली रह जाती है, क्योंकि उनको इतने ज़्यादा वर्कर जो है नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।